बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत स्लो कर दिया गया है अचानक से, और लगता है शायद कोई नया ऑपरेशन है जो हुकूमत कर रही है। बहुत सारे एरियाज़ में, स्पेशली जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे ये इतला आ रही है कि इंटरनेट स्लो है और सोशल मीडिया की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। पहले ही बहुत सारा सोशल मीडिया जो है वो लोग वीपीएन्स के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जब से इन्होंने फायरवॉल लगाई है उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें लोग नहीं देख पाते। बहुत सारे एरियाज़ में मेरी वीडियोस भी नहीं खुलती, और मुझे बहुत सारे जो सारिफीन हैं यूट्यूब के वो ये बता रहे थे कि हम कोशिश करते हैं आपकी वीडियो खोलने की, वीडियो खुलती नहीं है, और सेम टाइम में हम कोई और वीडियो खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुल जाती है। चले, इसके ऊपर हम भी काम करते हैं, लेकिन तब तक के लिए वीपीएन इस्तेमाल करें आपने अगर वीडियो देखनी है तो। और वीपीएन यूज़ करके आप वीडियो देख सकते हो। वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए भी आपको इंटरनेट तो चाहिए, और जब इंटरनेट ही बहुत स्लो कर दिया जाता है, और ये जब भी फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं या कोई नई उसके अंदर जिद्दत लेकर आते हैं, तो फिर पाकिस्तान में इंटरनेट को या तो स्लो कर देते हैं या वो बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो जाता है। बहरहाल एक मरतबा फिर पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि कई एप्लीकेशंस काम नहीं कर रही और इंटरनेट इंतहाई स्लो कर दिया गया है। हत्ता के लोग जो मामूली इस्तेमाल की चीज़ें हैं इंटरनेट पे, वो भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि कोयटा के अंदर जो एक धरना चल रहा था, जहाँ पे लाशों के हमरा धरना दिया हुआ था बलोच यकजहती कमेटी ने, जिसको मारंग बलोच उसकी सरबराही कर रही थी। इस धरने के अंदर जो मुजाहिरीन मौजूद थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे दीगर मुजाहिरीन को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। कुछ मनाजिर जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि कोयटा में भी मुकम्मल तौर पे इंटरनेट को बंद किया गया है। बहुत कम जगहों पे इंटरनेट अवेलेबल है, और वो भी आपको पता है सरकार के पास ही होता है, या ये जो मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट होता है ये तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से प्रॉपर विजुअल्स और तस्वीर अभी तक नहीं आई, लेकिन ये आ जाएंगी। सुबह सुबह 5:30 बजे के वक्त बताया जा रहा है, सहरी के बाद, और पुलिस की जानिब से एक अटैक किया गया। ये बड़ा भरपूर अटैक था। इससे पहले पुलिस ने फायरिंग की थी मुजाहिरीन के ऊपर, जिसमें 3 मुजाहिरीन शहीद हो गए थे, और 13 ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि 13 ज़ख्मी भी मौजूद हैं, जिनमें चंद की हालत ख़तरनाक है। ये क्रैकडाउन करने के जो मनाजिर अभी तक हमारे सामने आए हैं, उनमें ख़वातीन को, जो मेल पुलिस एहलकार हैं, मर्द पुलिस एहलकार बलोच ख़वातीन को पकड़ कर घसीट रहे हैं, उनको ड्रैग कर रहे हैं, उनको ले जाके गाड़ियों में डाल रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है भाई। वो निहत्ते लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो एहतजाज करने के लिए बैठे हैं। लापता अफराद के हवाले से वो एक लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, और बलोच ख़वातीन इसमें सर फहरिस्त हैं। अब बलोचों की जो अपनी एक उनकी रवायात हैं कुछ, वो ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा पर्दे में रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ये ख़वातीन इतनी मजबूर हो गई कि ये अपने चादर और चार दीवारी को छोड़ के बेचारी बाहर आई। आकर उन्होंने दुनिया के सामने आवाज़ उठाना शुरू की कि हमारे जो प्यारे लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए। और ये इतना बड़ा दुख है, इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि फिर ख़वातीन ने ये नहीं देखा कि उनकी रवायात क्या है या वो किस तरह अपने आप को कैरी करती हैं। वो बाहर आ गई, उन्होंने आकर एहतजाज किया। मारंग बलोच उनमें से एक हैं, और बहुत सारी हमारी ख़वातीन वहाँ पे बहनें हैं जो एहतजाज करती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ। वो लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं एहतजाज कर रहे होते हैं। और ये एक क्रैकडाउन, पहले इनको मारा गया, गोलियाँ चलाई गई, वो लाशों समेत बैठ गए, अब उनके ऊपर दोबारा क्रैकडाउन किया गया। उस क्रैकडाउन के नतीजे में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और जो लाशें थीं वो पुलिस अपनी तहवील में लेकर चली गई। अच्छा, आज के दिन में शटरडाउन हड़ताल की कॉल भी की गई थी। कल जब गोली चलाई पुलिस ने और कुछ लोग शहीद हुए, जिनमें एक छोटा बच्चा भी था जो शहीद हो गया गोली लगने से, 12 साल बच्चा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने ट्वीट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। वहाँ पे बड़े गमज़दा मनाज़िर थे। तो उसके बाद पूरे बलूचिस्तान के अंदर हड़ताल की कॉल दी गई। ये पहिया जाम हड़ताल थी और शटर डाउन हड़ताल थी, और इस पर बताया ये गया है कि कोयटा, मस्तूंग, कल्लात, खुसदार, चागी, नोशकी, वाशिक और तुरबत, पंजगोर समेत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। ये दुकानें भी बंद हैं ज़्यादातर। सरियाब रोड, कमरानी रोड, ब्रूवी रोड, ये कोयटा का मैं आपको बता रहा हूँ, और कई इलाकों पर मुश्तइल मुजाहिरीन सड़कों पर गश्त करते और दुकानों को बंद करवाते और ट्रैफिक को रोकते नज़र आए हैं। अब इसमें जब गिरफ्तार कर लिया गया, अच्छा मोबाइल फ़ोन भी बंद है,
ये भी मैं आपको बताऊं, इंटरनेट तो बंद ही था, लेकिन अब शहर में मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया गया है। और ये है बलूचिस्तान की सूरत हाल। और अभी लेटेस्ट एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूं कि बलूचिस्तान में ये भी तजवीज़ दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, ये यानी सूबाई दारुल हुकूमत है, ये कोई गया गुजरा इलाका नहीं है या कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसे आप नहीं जानते। अब क्वेटा में सूबाई दारुल हुकूमत ने ही ये हुक्म जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि रात को ट्रांसपोर्ट क्वेटा से बाहर नहीं निकल सकती, यानी क्वेटा से ट्रांसपोर्ट को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। और ये हुक्म भी जारी किया है सूबाई हुकूमत ने। अब ये सूबाई दारुल हुकूमत है नाज़रीन, कम से कम दारुल हुकूमत में तो मुकम्मल अमन व अमान होता है ना, और कहीं हो या ना हो, लेकिन यहाँ सूबाई दारुल हुकूमत में भी प्रॉपर अमन व अमान नहीं है। और ये बता दिया गया कि रात के वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं निकल सकती। ये बात मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि क्वेटा से किसी भी तरफ की कोई भी शाहराह जा रही है उसके ऊपर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और गवर्नमेंट की रिट वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते। अभी ये बात कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम से हैं उन्होंने भी बताई, और जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा को कत्ल किया जा रहा है। एक आलम दीन को रात को भी कत्ल किया गया, तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। उलमा की टारगेट किलिंग पाकिस्तान में बाई डिज़ाइन हो रही है। हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में और रमज़ानुल मुबारक में उलमा इकराम को जो है रमज़ानुल मुबारक से पहले और अब रमज़ानुल मुबारक के अंदर लगातार कत्लेआम किया गया है उलमा इकराम का, और उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। ये इंतहाई अलार्मिंग है और ये पाकिस्तान को एक अजीबोगरीब लड़ाई में धकेलने की कोशिश है जो डेलिबरेटली हो रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा है जी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अब ये उनको इस वक्त स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखें ना, कल तो नवाज शरीफ ने कहा कि जो बलूचिस्तान के मसाइल का हल है वो जमहूरियत के अंदर है, वो जमहूरी तरीके से करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है वो अब आपको लोगों को हकूक देने पड़ेंगे। यानी मियाँ साहब का कहने का मतलब ये था, पहले भी वो ये कहते रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब का ये बयान कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया इस्टेब्लिशमेंट को, तो उस पर मलमाकारी करने के लिए या नवाज शरीफ साहब की जो खबर थी उसकी भरवाई करने के लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। यही इशारा राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया और यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी की। हत्ता कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ जाफर एक्सप्रेस का, उसके बाद अब अफगानिस्तान के अंदर जाके भी हम हमले करेंगे। फोर्सेज वहाँ जाएंगी, वहाँ पे एरियल स्ट्राइक करेंगी, हो सकता है ड्रोन से अटैक करें, हो सकता है जो एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाए, तो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जो अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात करीब आ रहे हैं ना, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करे और उस पर अमेरिका से मजम्मत आ जाए कि जनाब अफगानिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ पाकिस्तान का हमला है। ये कोई पता नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बुरी तरह पिट गई है, बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है। यहाँ हमारे पास जो रास्ता है वो ये है कि हम अफगान तालिबान के साथ बात करें, और ये कोई ब्लैकमेल होने वाली बात नहीं है। हम एक ताकतवर मुल्क हैं, एटॉमिक पावर हैं, हमारी बहुत बड़ी फौज है, लेकिन बात यह है कि हर चीज़ को हथौड़े के साथ या डंडे के साथ तो नहीं सोचा जा सकता। आप हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखते हैं, उनके साथ बातचीत भी करते हैं, आपके साथ छोटे से छोटा मुल्क भी हो जिसको आप 1 मिनट में खा जाएं, लेकिन इसके बावजूद आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का एक पास रखते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना आपकी ख्वाहिश होती है, तो आपके पड़ोसी अगर आपसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है आप ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान का कौन सा पड़ोसी है जो पाकिस्तान से खुश है? चाइना से कभी मनफी बयान तो नहीं आता, लेकिन ये सियासतदान ही हमें बताते हैं और ये बार बार दावे करते हैं कि चाइना हमसे बहुत नाराज़ है। इमरान खान साहब के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI और बाकी सारे हमें बताते थे कि हमसे चाइना नाराज़ है, और आज इस दौर के अंदर जो है वो बाकी सारी पार्टीज हमें बताती हैं कि हमसे चाइना नाराज़ है। तो अगर देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 5 साल में बताया कि चाइना हमसे नाराज़ है। अफगानिस्तान की और हमारी लड़ाई चल रही है, हालांकि ये बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए थे। जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ और तालिबान की अबूरी हुकूमत बनी तो पाकिस्तान बगले बजा रहा था कि इंडिया का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर लिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर लिए, और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात वो भी बुरे हैं, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो हमें आलमी अदालतों में ले जाने की बात कर रहा है कि हमने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है और धोखा दिया है, तो ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो तो सभी जानते हैं, उसमें इंडिया का भी रोल है, पाकिस्तान का भी रोल है। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो कुछ किया और इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया, और इंडिया अभी भी पाकिस्तान में कर रहा है। यानी पाकिस्तान की फोर्सेस ने या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया के अंदर कार्रवाइयां अब वो नहीं करते।
माजी में ये इल्ज़ामात लगते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुंबई अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए हैं। मियां साहब ने खुद एतराफ़ किया था और बतौर वज़ीर आज़म भी वो ये बात करते रहे। डॉन लीक्स आपको याद होगी। तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता है ऐसा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं। अब ऐसा लगता है उनकी बारी है और वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो भी हमला होता है, जो भी दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान उसका इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगाता है। ऐसे में आपको ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर आप इंडिया के साथ नहीं कर सकते फौरी तौर पे, तो चीन, ईरान, अफगानिस्तान, इनके साथ आप ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, एतमाद साजी आप कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये ऑफर किया कि आप मुझे मौका दें, तालिबान से मुज़ाकरात का टास्क मुझे दें, मैं उन्हें टेबल पर लाऊंगा। अली अमीन ने कहा कि 2.5 माह हो चुके, तालिबान से मुज़ाकरात का प्लान दे रखा है, अमल दरामद नहीं हुआ, मुझे टास्क आप दे दें, मैं तालिबान से मुज़ाकरात कर लेता हूँ। तालिबान को टेबल पर बिठाएं, मुज़ाकरात करें, यही वाहिद हल है। तमाम एजेंसियों के कबायली मशरान से मुज़ाकरात का प्लान बनाकर दफ्तर खारजा और वजारत दाखिला को भेजा हुआ है। वजारत दाखिला, खारजा या दिफा से कोई जवाब नहीं आया। कबायली मशरान को तालिबान इनकार नहीं कर सकते। मुझे आप टास्क दें तो कल उनके साथ बैठा हुआ नजर आऊँगा। तालिबान के साथ फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ, मुझे भिजवाएं, फिर बात बनेगी। और ये भी उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब का असर रसूख तालिबान के हवाले से ख़त्म हो चुका है। वो तालिबान की निचली सतह की क़यादत के साथ राब्ते में ज़रूर हैं, लेकिन मैं 2 साल पहले पहाड़ों में था, अब वज़ीर आला हूँ, कल फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये मुझे अगर आप मौका दें तो मैं ये काम कर सकता हूँ। गंडापुर साहब ने ये कहा, तो ये आपको जाना तो इसी रास्ते पे आपको पड़ेगा। लेकिन गंडापुर साहब की हुकूमत ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम भी किया नाज़रीन। ये आप इश्तिहार देखिए आधे सफ़े का। हम लोग तनकीद करते हैं, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर तनकीद करती है, और वो सब ये कहते हैं कि अवामी पैसा जो है, या अवाम का जो पैसा है, उनके खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स के अंदर आपको मिलता है, उस पैसे को आप मीडिया को नवाजने के ऊपर खर्च ना करें, आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात ना दें। और अगर कोई बहुत ज़रूरी पब्लिक नोटिस आपने जारी करना है या कोई इश्तिहार आपने देना है जो बहुत ज़रूरी है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको कोई चीज़ बताने के लिए, मिसाल के तौर पे आप कोई दरख्त लगाने का प्लान बना रहे हैं, कोई शजरकारी की आपकी मुहिम है, किसानों को आपको बताना है कि फसल कब लगानी है, मौसम की अब कोई मामलात हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो आप कर सकते हैं। लेकिन अपनी पब्लिसिटी और अपनी तशहीर के लिए आप अवामी पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर भी है कि आप अपना मुंह फिट नहीं कर सकते इश्तिहार में। अब जैसे शरीफ खानदान अपना मुंह फिट करते हैं हर जगह पे, ऐसे ही मैंने एक इश्तिहार देखा अखबार के अंदर, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। यहाँ पे आधे सफ़े का इश्तिहार है और इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का मुंह फिट किया गया है। तो जो शरीफों का तरीका वारदात है वो तो बहुत बड़े पैमाने पर ये काम करते हैं, 60-60 सफ़ात पे करते हैं। लेकिन बात यह है कि कार्रवाई छोटी डाली जाए या बड़ी डाली जाए, होती वो कार्रवाई है। तो ये उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और शरीफ भी जब शुरू हुए थे ना, तो ये आधे से आधे सफ़े के इश्तिहार से शुरू हुए थे। ये इनका बिल्कुल छोटा इश्तिहार होता था, फिर बड़ा होना शुरू हुआ, फिर इनका झाका खुल गया। तो अब ये बहुत लंबे चौड़े सफ़ात के ऊपर इश्तिहारात पे चले गए हैं। तो इसी तरह इससे पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब का झाका खुल जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उन्होंने इसके खिलाफ जिद्दोजहद की है और आवाज़ उठाई है, और वो दावेदार हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। टैक्स पेयर्स का पैसा, यानी इस पे इमरान खान की फोटो आपको नज़र नहीं आ रही, हालांकि PMLN हर जगह पे मियां साहब का मुंह भी फिट कर देती है, तो यहाँ इमरान खान साहब को इस इश्तिहार में कहीं फिट नहीं किया गया। अब मामला ये है कि जिन चीज़ों के खिलाफ PTI दावेदार है, अगर वो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जमात करेगी तो उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और किया भी जाना चाहिए, ये होना भी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर माफ़ी का मुतालबा किया गया है। और देखिए मामला यही है कि ये ज़िद का और अना का मसला बना लिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब को 9 मई को अगर गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार ना किया जाता तो उसके रद्द अमल में लोग बाहर ना निकलते, और जो लोग निकले एहतजाज करने के लिए वो कंटोनमेंट्स में चले गए, उनको रोका ही नहीं गया, ना वहाँ पुलिस थी ना कोई और रोकने वाला था। और बाई डिज़ाइन कुछ लोग ऐसे वीडियोज़ नज़र आ रही हैं जो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, जिन्होंने मुंह के ऊपर नकाब पहने हुए हैं, और जो वीडियो बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं जी ये फोर्सेस के लोग हैं, ये पुलिस है, ये हम नहीं है। ऐसे भी मनाजिर हमने देखे, कई जगह पे पब्लिक ने भी तोड़ फोड़ की है, कई जगह पे पब्लिक ने भी मार धाड़ की है, ये भी बात सच है। ऐसा नहीं है कि, और वो पब्लिक का गुस्सा था, लेकिन लोग मुसल्ला नहीं थे, लोगों ने किसी एक शख्स को भी गोली नहीं मारी। लेकिन उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग गोलियों से मार दिए गए,
ये भी एक हकीकत है, हमें ये मानना पड़ेगा। तो जो लोग मुसल्ला नहीं है वो एहतजाज करने के लिए गए थे, हमला करने के लिए नहीं गए थे। हमले में और एहतजाज में फ़र्क होता है, और एहतजाज करते करते मामला ट्रिगर हो गया। ये लोग मुसल्ला नहीं थे तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनका मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने ये नुक्ता भी उठाया, इमरान खान साहब की पार्टी भी ये नुक्ता उठाती है। अब मामला ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी इमरान खान साहब माफ़ी मांग ले 9 मई के हवाले से, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। माफ़ी इमरान खान साहब से मंगवाने का मतलब क्या है? ये सारे एक बात जान चुके हैं कि वो आदमी टूट नहीं रहा, वो आदमी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो झुक नहीं रहा, तो उसको झुका कर कमज़ोर साबित करना चाहते हैं। ये इमरान खान की तरह ताकतवर या बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन इमरान खान को अपने जितना करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जितना बड़ा इमरान खान को अल्लाह ताला ने कद दे दिया है, उतना बड़ा कद नवाज शरीफ का या जरदारी का या बाकी सियासतदानों का नहीं हो सकता। और वो तभी होगा जब वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने तो कभी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं की। इनकी जेलें वीवीआईपी थी, जेलों के साथ जो है वो इनको बाकायदा घर दिए गए थे जहाँ पे ये रहते थे। इनकी खिदमत के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल से बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो सब जानते हैं। अस्पतालों के अंदर इन्होंने ज़्यादातर जेलें काटी हैं, और जैसे ही सख्ती पड़ती है ये डील करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि इन्होंने डीलें की हुई हैं तो ये इमरान खान के कद के बराबर नहीं पहुंच सकते। देखें ना, ऐसी किसी की जेल थी कि वो शख्स 1.5 साल हो गया, नजर ही नहीं आया, 1.5 साल से ज्यादा होने वाला है, नजर ही नहीं आया, दिखाई नहीं दिया आपको, वो शख्स आपको सुनाई नहीं दिया, आप उसकी आवाज भी नहीं सुन पाए। इतना खौफ है सिस्टम को। तो ऐसी जेल आज तक किसी को भी नहीं दी गई, और ना किसी को ऐसी जेल में आज तक रखा गया है जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। ये एक रियलिटी है, हम इसको चाहकर भी जो है वो एक साइड पे नहीं रख सकते। हम सब जानते हैं, हम सबको इस बात का आइडिया है कि इमरान खान झुका नहीं, उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कुछ टाउट्स जो है वो ये बयानियां भी बना रहे हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मुल्क का दुश्मन है, वो एक कचरा है एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में जनाब, और उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग हैं सिर्फ, और इनकी औकात कोई नहीं है। ये आज ताकत में है, कल नहीं होंगे, और ये वक्ती तौर पे इनके पास ताकत है, हमेशा तो ये रहनी नहीं है। जनरल बाजवा को देख लें, राहील शरीफ को देख लें, जनरल कियानी को देख लें, परवेज मुशर्रफ को देख लें, इनमें से आज कोई जो है वो छुपता फिरता है, और कोई जो है वो सिसक सिसक के मर गया। तो यही इंसान की कहानी है। सबको अपने इख्तिताम की तरफ जाना है, सबकी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान भी रहेगा और पाकिस्तान के अवाम भी रहेंगे। अब पाकिस्तान की अवाम किसे कचरा समझती है और किसे पाकिस्तान का दुश्मन समझती है, या पाकिस्तान के मसाइल के लिए किसे जिम्मेदार समझती है, ये है वो असल बात। और ये आज हम सब जानते हैं कि वो किसे समझती है, और कौन से नाम तारीख के कूड़ेदान में जानने वाले हैं, ये भी हम सब जानते हैं। यानी आज फातिमा जिन्ना का नाम तारीख के कूड़ेदान में नहीं है, अयूब खान का है। आज जो मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था उसकी वजह से याया खान का नाम तारीख के कूड़ेदान में है। भुट्टो ने याया खान के साथ हाथ मिलाकर जो किया पाकिस्तान के साथ, वो वाला पोर्शन भुट्टो के नाम का तारीख के कूड़ेदान में है। फिर भुट्टो ने स्टैंड ले लिया, और उसकी वजह से भुट्टो एक ऐसी शख्सियत बन गया अपने स्टैंड की वजह से, फांसी होने की वजह से, कि आज उसका नाम सुनहरी हरूफ में भी लिखा गया है। तो जिसने कंप्रोमाइज किया वो जो है, जो झुक गया, जो कमजोर पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट के सामने, वो फारिग हो गया, और जो खड़ा रहा, जिसने डील नहीं की, उसका नाम तारीख में लिखा गया है। तो डील के लिए इमरान खान साहब की मिन्नतें भी की जा रही हैं, हम सब ये जानते हैं, और दूसरी तरफ अपनी फूं फां भी दिखाई जाती है कि जनाब हम इमरान खान से ज़्यादा तगड़े हैं। ये इमरान खान से डरे हुए हैं, और ये आसाब की एक लड़ाई है। इसमें जो पहले पलकें झपकेगा वो हार जाएगा, और इमरान खान साहब इस आसाब की लड़ाई के मास्टर हैं। ये लोग नए नए आए हैं, वो पुराना इस लड़ाई का खिलाड़ी है, वो जेल में बैठकर भी इनको दिन में तारे दिखा रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अफ्तारियाँ हैं ना, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। अभी मैं एक अगवा बराए बयान देख रहा था, दोबारा ये सिलसिला शुरू किया गया है क्योंकि हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद दोबारा अगवा बराए बयान शुरू हुआ। सियालकोट से एक बंदा अल्लाह से माफ़िया मांग रहा है और वीडियो बना के पोस्ट भी कर रहा है। माफ़िया अल्लाह से मांग रहा है और कैमरे में देख के मांग रहा है, भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, रमज़ान का महीना है, ताकरातें चल रही हैं, जाके अल्लाह से माफ़ी मांग लो मस्जिद में। तो वो पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह से अल्लाह से माफ़िया मांग रहा है और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है। तो लोग कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते, कोई लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, लोग अक्लमंद है, और इससे नफरत बढ़ेगी। होगा ये लोग कहेंगे देखो यार इसके साथ कितनी ज़्यादती की है और इसको मजबूर कर दिया है, ये इसका मौक़िफ़ कुछ और था, इसका नज़रिया कुछ और था, इसको मार कुट के, दबाव डाल के, इसके कारोबार का या धमका के
इसका मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। इससे लोगों की नफ़रत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ की तबीयत की ख़राबी के ऊपर उल्फत मुग़ल साहब एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं लाहौर से, उन्होंने एक खबर दी है। उल्फत मुग़ल साहब का दावा है कि नवाज शरीफ की तबीयत खराबी जो है वो मीडिया के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। नून लीग के अंदरूनी ज़राए ने नाम ना लेने की शर्त पर कंफर्म किया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। जाकिर नाइक से मिले हैं, वो जावेद लतीफ़ से मिले हैं, कुछ और लोगों से मिले हैं। मरीम नवाज़ को देखा हमने, वो मियाँ साहब ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो सी ऑफ कर रहे थे। मुलाकातें करने वाले भी कहते हैं कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत बेहतर है। ये उल्फत मुग़ल साहब ने खबर ब्रेक की है। मामला ये है कि मियाँ साहब क्योंकि नहीं गए कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में, उस पर एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ थी, लिहाजा इन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब बीमार हैं, तो बहाना इन्होंने एक बना लिया। अब नाज़रीन, एक खबर मैं आपको जाते जाते और दूँ। इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और कोशिश की जाएगी कि ईद से पहले और ईद के बाद उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद कर दी जाएँ, क्योंकि ईद के बाद एक तहरीक चलनी है, उस तहरीक से पहले इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की जाएंगी। और अंदाज़ा आप यहाँ से करें कि बाद औक़ात इमरान खान साहब को जो अखबार दिया जाता है ना, वो अखबार भी जाली होता है। ये खबर मेरे पास पहले भी थी, मैं इसकी तस्दीक कर रहा था और अब कुछ और लोगों ने इसकी तस्दीक की है। इमरान खान साहब को जब टीवी चलाया जाता है और अखबार दिया जाता है तो तब वो चीज़ें नॉर्मलाइज चल रही होती हैं, लेकिन बाद औक़ात जब बाहर कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और एक ख़ास किस्म का नैरेटिव जेल में भिजवाना होता है, तो इमरान खान साहब की मुलाकातें रोक दी जाती हैं। और उस बीच में जो इमरान खान साहब को अखबार दिया जाता है वो स्पेशली छप कर जाता है, उसमें ऐसी खबरें छापी जाती हैं जिससे इमरान खान साहब आसाब की ये लड़ाई हार जाएं। लेकिन वो इमरान खान है, वो इनसे आसाब की लड़ाई कैसे हारेगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए इमरान खान के पास खबरें जो अखबार पहुंचाया जाता है, फ़र्ज़ करें उसके अंदर इकॉनमी ठीक हो गई है, बहुत सारी चीज़ें संभाल दी गई हैं, अमेरिका से ये खबर आ गई है, यूरोप से ये खबर आ गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, तो वो जैसी चाहते हैं वैसी खबरें छपवा के इमरान खान साहब को भिजवाते हैं। हर बार नहीं, कभी कभी। और ये खबरें इसलिए पहुंचाई जाती हैं ताकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर और मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन किया जा सके, और फिर जो कंप्रोमाइज़ की आदत अंदर जाती है वो भी उसी तरह की बातें करती है। तो इमरान खान साहब के आसाब के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, बार बार की जाती है, लेकिन वो आदमी इस खेल का मास्टर है, वो इनके काबू अभी तक तो नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।